बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की अहम खबरें। नवाज शरीफ के करीबी साथी को पाकिस्तान लाने में किसका किरदार था, ताकतवर हल्के क्या करते रहे, क्या अहम इंकशाफ हुआ, इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर लंदन से 32 कंपनीज किसकी हैं, एक अहम इंकशाफ हुआ है। ये भी रुदात आज के इस प्रोग्राम में अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर आपको ये बताते चलें कि एक नून लीग की वीडियो वायरल हो रही है और साइफर के हवाले से क्या इंकिशाफात हुए हैं इस वीडियो के अंदर, ये भी कहानी आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले इमरान खान साहब का जलसा, टेक्सला का एक और कामयाब जलसा, रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। अवाम के साथ एक ताल्लुक जो जोड़ के रखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी वक्त भी कॉल आ सकती है, किसी वक्त भी ऐलान हो सकता है। मुल्क के अंदर सियासत जो है वो कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है और राब्ता बरकरार रखना बहुत ही जरूरी है। राय साहब, एक जुमला जो उन्होंने कहा, और ये पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस वक्त डील्स कर रहे हैं और जिस अंदाज में एक हाउस ऑफ शरीफ को दोबारा पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन करवाया गया, इसकी तमाम की तमाम जो कहानी है, ये एक्शन बता रहा है। इसहाक डार को ताकतवर लोग पाकिस्तान लाए, वो डील के बगैर नहीं आ सकते थे। ये इमरान खान साहब ने ये बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि हुक्मरानों सुन लो, धमकियां देने की बजाय जेल में डाल दो, मैं और मेरी कौम तैयार हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जब लोगों के जमीरों का सौदा हो रहा था तो गुलाम सरवर मेरे साथ खड़े रहे। पाकिस्तान को ऐसे सियासतदानों की जरूरत है जिनके जमीर बराए फरोख्त नहीं है। मेरे घर पर तीसरी बार पुलिस भेजी गई, धमकियां देने की बजाय जेल में डालना है, डाल दो। और 28 मार्च को कौम को मरासला दिखाया जिसमें साजिश वाजे थी। अब और बातें भी कही हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ये जो इसहाक डार वाला मामला है, एकदम से आए, फुल कोर्ट नून लीग का एक बेंच बैठा और उन्होंने एक चार्जशीट फ्रेम करना शुरू कर दी, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और राय साहब, ऐसा लग रहा था कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बैठ चुके हैं कुर्सी पर और अब मिलकर फैसले किए जाएंगे। इसहाक डार अलॉन्ग विद मरीम नवाज, दोनों ने मिलकर इस पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कुर्सी है उसको एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। राय साहब, ये जो डील की बात की है, इसहाक डार बतौर फ्रंटमैन आए हैं नवाज शरीफ के, आपको लगता है कि ये एक ब्रिज का काम करेंगे? क्योंकि वो काम जो नवाज शरीफ के लिए शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सके, एक डील का रास्ता जो है हमवार नहीं कर सके, अब वो इसहाक डार साहब करेंगे। देखें हाशमी साहब, इसहाक डार के खिलाफ जो चार्जशीट है, ये सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद बजाते खुद पेश की थी। इसहाक डार के खिलाफ चार्जशीट मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद पेश की थी और जनरल बाजवा ने कहा था कि इकॉनमी को मुकम्मल तौर पर कोलैप्स किया किसने? इसहाक डार ने। और यहां तक कि जनरल बाजवा ने जो बातें की थी इसहाक डार के मुतल्लिक एक ब्रीफिंग में, उसके मुतल्लिक जब कुछ खबरें लगी तो इसहाक डार इतने जिच हुए, क्योंकि उसमें से एक खबर में यह भी कहा गया था कि इसहाक डार जनरल बाजवा को सर कहकर पुकारते थे। यानी जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग्स होती थी, एक मीटिंग का अहवाल लिखा गया एक खबर में, और ये खबर जो छपी और एक आर्टिकल छपा, ये GHQ की मर्जी से छपा, GHQ की रजामंदी से छपा। क्योंकि अगर आप उस आर्टिकल को पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि GHQ की रजामंदी से बराह रास्त, रजामंदी के बगैर बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कोई बात इस तरह से मंसूब नहीं की जा सकती थी। और एक बड़े अखबार में यह आर्टिकल छपा, उसमें यह बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इसहाक डार सर कहकर पुकार रहे थे एक इजलास में जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो रहा था, और जनरल बाजवा को वजातें देने की कोशिश कर रहे थे उन इल्जामात पर जो कि जनरल बाजवा तक पहुंचे थे। उनमें से एक इल्जाम यह भी था कि एक गैर मुल्की जो सफारतकार हैं उनसे इसहाक डार ने रिश्वत तलब की थी। दूसरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बहुत ज्यादा कंसर्न थे, उनको बहुत ज्यादा तशवीश थी कि इसहाक डार ने जो चीन से कर्जे लिए हैं ये बहुत ज्यादा सूद पर लिए हैं
और ये पाकिस्तान के लिए वबाले जान बन जाएगा। और जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये जो किक बैक्स की एक आप ये कह लें कि इसहाक डार ने रिश्वत मांगी थी, इसके मुतल्लिक जब सवाल किया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में इसहाक डार से, तो जनरल बाजवा के मुतल्लिक जो आर्टिकल छपा उसमें यह लिखा गया कि इसहाक डार सर सर कहकर जनरल बाजवा को वजातें देने की कोशिश करते रहे। लेकिन हाशमी साहब, यहां से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ अख्तियार करती है। यानी ये इतना ऑथेंटिक आर्टिकल था, इतनी मुसद्दका खबर थी कि पूरी नून लीग को पता था कि ये खबर एस्टैब्लिशमेंट ने लगवाई है। पूरी नून लीग को पता था कि एस्टैब्लिशमेंट और जनरल बाजवा की और फौजी क़यादत की रजामंदी से ये खबर और ये आर्टिकल छपा है। अब इस वजह से इसहाक डार ने फिर तलत हुसैन साहब को यूट्यूब उनका जो चैनल है उस पर एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में इसहाक डार ने जनरल बाजवा पर तंज किया और यह कहा कि जनरल बाजवा हो सकता है कि मुझे बॉस कहते हों, जनरल बाजवा हो सकता है कि मुझे सर कहते हों। इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि मैं तो बड़ा आजिज सा आदमी हूं, मैं तो जो मेरे मुलाजमीन हैं उनको भी बहुत आजिजी के साथ उनके साथ पेश आता हूं, लेकिन मैंने कभी किसी को सर नहीं कहा। यानी जनरल बाजवा की बातों के साथ मंसूब करके जो आर्टिकल लिखा गया था उसमें उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि जनरल बाजवा को मैंने कभी सर या बॉस नहीं कहा, बल्कि जनरल बाजवा मुझे सर या बॉस कहते थे। आप इससे अंदाजा लगा लें कि इसहाक डार और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कितने तल्ख थे कि एक आर्टिकल छपता है, इसहाक डार पर इल्जामात लगते हैं एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद से या एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी से या ऐसी मालूमात जिनके मुतल्लिक अप्रूवल ली गई हो एस्टैब्लिशमेंट से, GHQ से, कि क्या ये मालूमात ठीक हैं, हम इन मालूमात को छाप दें। वो मालूमात एक आर्टिकल की सूरत में छपती हैं और फिर इसहाक डार उसके ऊपर रद्द अमल देते हैं और बड़ा खौफनाक किस्म का रद्द अमल देते हैं तलत हुसैन साहब के यूट्यूब चैनल पर। तो इससे तो पता चलता है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इसहाक डार के खिलाफ एक चार्जशीट पेश की थी। एक तो ये मामला क्लियर हो गया कि जनरल बाजवा ये समझते थे कि इसहाक डार रिश्वतखोर भी हैं। इसहाक डार ने मुल्की मफाद को कॉम्प्रोमाइज भी किया और चीन से जो कर्जे लिए वो सही जगहों पर इस्तेमाल नहीं हो रहे थे और जनरल बाजवा के इस हवाले से खदशात थे। दूसरी बात यह भी क्लियर हो गई कि इसहाक डार जनरल बाजवा के मुतल्लिक इस तरह की खबरें अपने जराए से लंदन में अपने करीबी लोगों को कहते रहे कि मुझसे कोई दिफा की मद में ऐसे अखराजात मांगे जा रहे थे, इतना बजट मुझसे मांगा जा रहा था जो मैं नहीं दे रहा था। तो मुझसे जो नाराजगी की वजूहात है जनरल बाजवा की या एस्टैब्लिशमेंट की, वो वजूहात कुछ और हैं। यानी ये दोनों इसहाक डार और एस्टैब्लिशमेंट, आसान अल्फाज में आप कहें कि इसहाक डार और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हेड ऑन थे। तो हाशमी साहब, उसके बावजूद इसहाक डार जो कि एस्टैब्लिशमेंट भी जिनसे नाराज थी, एस्टैब्लिशमेंट जिनको करप्ट समझती थी, अदालतों ने जिनको मफरूर और इश्तिहारी करार दिया, यानी इसहाक डार को, इसहाक डार ने सियासी पनाह के लिए दरखास्त दी। इसहाक डार के पास एक सफारती पासपोर्ट था और उनकी एहलिया के पास भी। जब इन्हें यह कहा गया कि आप अपना सफारती पासपोर्ट सरेंडर करें, बार बार हुकूमत ने कहा, इन्होंने अपना सफारती पासपोर्ट सरेंडर नहीं किया, तो हुकूमत को उस वक्त मजबूरन इनका सफारती पासपोर्ट कैंसिल करना पड़ा। तो ऐसे इसहाक डार जिनको अदालतों ने मफरूर और इश्तिहारी करार दिया, जो कि सियासी पनाह और शहरियत लेने के करीब थे, सियासी पनाह तो उन्होंने ले रखी थी, जो बरतानिया की शहरियत लेने के करीब थे और पाकिस्तान की शहरियत छोड़ने के करीब थे, जिनको अदालतों ने मुजरिम करार दिया और फौजी क़यादत ने करप्ट करार दिया, तो उनकी वापसी कैसे हुई है? ये पाकिस्तानी अवाम जो है, क्या ये भेड़ बकरियां आपने इनको समझ रखा है? क्या इनके अंदर कोई शऊर नहीं है? वो पूछते हैं कि ये इसहाक डार अपने जराइम की सजा पाए बगैर कैसे वापस आए, कैसे सेनेटर बने दोबारा, किस तरह से इन्होंने हलफ उठाया और उसके बाद किस तरह से ये वजीर बन गए। ये तो अब आम लोग पूछते हैं, क्योंकि हाशमी साहब ये एक डिजिटल एरा है, आपके हाथ में मोबाइल है, 4G 5G, सबको पता है इसहाक डार का वो इंटरव्यू, सबको पता है कि जनरल बाजवा से मंसूब वो आर्टिकल क्या था और उसके अंदर क्या अल्फाज थे। सबको पता है कि इसहाक डार को इश्तिहारी मफरूर मुजरिम करार दिया अदालतों ने, पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स ने। सबको पता है कि जब भी इसहाक डार को बुलाया गया अदालतों के अंदर कि आप पेश हों,
तो इसहाक डार ने कहा कि मेरी तबीयत इंतहाई नासाज है और मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। तो क्या मजाक बनाया हुआ आपने पाकिस्तान के कानून के साथ और पाकिस्तान के आइन के साथ कि एक ब्रीफ केस उनके हाथ में थमाया और उनको यहां पर लाकर पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया। इसकी जानिब इशारा था इमरान खान साहब का कि किसी डील के बगैर सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसहाक डार इस तरह से वापस आते और वजीर खजाना बन जाते। आप इमेजिन करें कि किसी और मुल्क में क्या यह मुमकिन है कि एक शख्स जिसको अदालतों ने सजाएं सुनाई हो, जिसको जेल में सड़ना चाहिए था, जिसने पाकिस्तान का पैसा लूटा, जो कि प्राइम मिनिस्टर के तैयारे में गैर कानूनी तरीके से फरार हुआ, यानी जाते जाते भी कौमी खजाने को जिसने नुकसान पहुंचाया, और वो जो प्राइम मिनिस्टर का खुसूसी तैयारा था वो खाली बिल्कुल वापस आया। इसहाक डार के फरार में सिर्फ काम आया और फिर प्राइम मिनिस्टर के खुसूसी तैयारे में उनको वापस यहां पे लैंडिंग करवाई गई। तो इस मुल्क के अवाम को भेड़ बकरियों की तरह इतना बेशऊर ना समझे, इस अवाम पर रहम करें कि जब दिल चाह डील कर ली, जब दिल चाह इनको वापस बुला लिया और जब दिल चाह इनको फैसिलिटेट कर दिया कि ये बाहर चले जाएं। जैसे मियां नवाज शरीफ, सबको पता है कि किस तरीके से उनके प्लेटलेट्स की जाली रिपोर्ट्स तैयार की गई, मियां नवाज शरीफ को लंदन रवाना किया गया। यहां पर आप देखें पाकिस्तान का अदालती निजाम, 7 अरब रुपए के श्योरिटी बॉन्ड की एक शर्त रखी काबीना ने, इमरान खान साहब ने। उनको पता था कि मियां नवाज शरीफ ने वापस नहीं आना, ना इन्होंने अपना इलाज करवाना है, ना इनको कोई संगीन बीमारी है, क्योंकि इमरान खान साहब के टेबल पर यह रिपोर्ट पहुंच चुकी थी कि मियां नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट थी वो जाली थी। लेकिन उस वक्त भी जब इमरान खान साहब उन रिपोर्ट्स की तहकीकात करवाना चाहते थे तो कुछ हलकों ने उनको मशवरा दिया कि ये एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, आप अभी फिलहाल इस मामले को दबा रहने दें। तो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर आपकी अदालतों ने, ये चीफ जस्टिस साहब फिर पूछते हैं कि हमारी अदालतें 130 नंबर से नीचे क्यों हैं। चीफ जस्टिस साहब जरा इस बात को जरा देखें और इस बात पर कभी घर जाकर गौर करें कि 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया गया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने एक मर्तबा भी शहबाज शरीफ को तलब करके यह नहीं पूछा कि आपका जो जाली हलफनामा था, जो जाली स्टैम्प पेपर आपने जमा कराया कि मेरी गारंटी है कि 6 से 8 हफ्ते में मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, तो वो वापस नहीं आए, तो क्यों ना आप पर तौहीन अदालत लगाई जाए। तो वो 7 अरब रुपया तो कौम का नुकसान हो गया, वो 7 अरब रुपया आपका इकॉनमी के अंदर एड इन हो जाता, क्योंकि पता था खान साहब को कि उन्होंने वापस नहीं आना। लेकिन उस वक्त फैसिलिटेट किया गया मियां नवाज शरीफ को, और मियां नवाज शरीफ जहां से फरार भी हुए, और फरार होने के बाद फवाद चौधरी का जो एक स्टेटमेंट था हाशमी साहब, वो बड़ा मानीखेज था कि उन कुव्वतों को पता चल जाना चाहिए जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को लंदन फरार करवाया, कि मियां नवाज शरीफ को लंदन फरार करवाने के बाद किस तरह मियां नवाज शरीफ खुद को फैसिलिटेट करने वाले इदारों पर बरस पड़े, किस तरह से उन्होंने फौज के खिलाफ साजिशें की, किस तरह से जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाया और रियासत के राज खोलने की उन्होंने धमकियां दी कि मैं कारगिल की जंग का राज खोल दूंगा। तो आप बताएं कि ये किस मुल्क में होता है, किस रियासत में होता है कि जो नॉन करप्ट हैं, जो प्रूवन गिल्टी हैं, जो अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जो कि करप्ट करार पाए हैं, उनको इस तरह से आप वापस लाके बजाय इनके कि उनको जेलों में डालें, आप एफर्ट्स करें कि उनको वापस लाएं कानूनी तरीके से और उनको जेलों में डालें। आप उनको खुसूसी तैयारों में वापस लाकर अवाम पर मुसल्लत कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप कि श्रीलंका जैसे हालात यहां पे पैदा हो जाएं, लोग मुश्तइल हो जाएं, लोग आज खुद नोटिस लेते हुए कानून को हाथ में ले लें, लोग इनको ऐवानों से बाहर निकालें खुद, और जो भी इनके लूट मार है उसका हिसाब लोग खुद देना शुरू कर दें। जिन माशरों के अंदर इंसाफ नहीं होता, जिन माशरों के अंदर अदालतें काम नहीं करती, जिन माशरों के अंदर अदालतें फाल नहीं होती, वहां पर फिर हाशमी साहब लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं। तो ये खान साहब का पॉइंट था कि इसहाक डार किसी डील के बगैर वापस नहीं आ सकते, बिल्कुल जिस तरह से शहबाज शरीफ डील के बगैर इक्तदार में नहीं आ सकते थे। 84-85 सीटों के साथ शहबाज शरीफ किस तरह से इक्तदार में आ सकते थे, और एक ऐसी सूरत हाल में जब यह भी पता चल गया अब जो जिमनी इलेक्शन हुआ है कि पूरा का पूरा पंजाब का जिमनी इलेक्शन खान साहब ने क्लीन स्वीप कर लिया, कराची का इलेक्शन भी क्लीन स्वीप कर लिया, और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन ही मुलतवी कर दिए। तो जो पाकिस्तान के जिम्मेदार रियासती इदारे हैं, जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान का निजाम चलाने वाले इदारे,
वो पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियां या अपना गुलाम मत समझें, कहीं ना कहीं कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएं। इस रियासत के ऊपर से अवाम का एतमाद इतने बुरे तरीके से ना उठने दें। ये पहले ही एक नाकाम रियासत है, कोई थोड़ा सा ट्रस्ट इस रियासत के ऊपर रहने दें, वरना यहां पर जंगल का कानून होगा और ये एक इंप्रेशन बनेगा कि आपने चोरी करनी है तो छोटी चोरी नहीं करनी, आपने डाका मारना है तो छोटा डाका नहीं मारना, आपने चोरी करनी है और डाका मारना है तो शरीफ खानदान और जरदारी खानदान जितना बड़ा डाका मारना है, उतने बड़ा आपने सिसिलियन माफिया बनना है। जब आप उतने बड़े सिसिलियन माफिया और उतने बड़े डाकू बन जाएंगे तो एस्टैब्लिशमेंट भी आपके आगे ढेर हो जाएगी, अदालतें भी आपके आगे ढेर हो जाएंगी, इलेक्शन कमीशन भी आपके सामने ढेर हो जाएगा और आप दोबारा से सिसिलियन माफिया बनकर 22 करोड़ लोगों पर मुसल्लत हो जाएंगे। तो पैगाम इस वक्त ये जा रहा है, जिस तरीके से इसहाक डार एंड कंपनी और शहबाज शरीफ एंड कंपनी को मुसल्लत किया गया है पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, एक ना राय साहब, एक बयान जारी किया गया है और ये बयान जो है वो मरियम नवाज साहिबा की तरफ से ट्विटर के ऊपर जारी किया गया और वो क्या कह रही हैं, वो ये कहती हैं कि इमरान पहले छुपकर मिलते और पैर पकड़ते हैं, इनकार पर घटियापन पर उतर आते हैं। ये इनकी तरफ से एक क्लेम किया गया है, दावा किया गया है और तनकीद कर रही हैं वो इमरान खान को। राय साहब, पाकिस्तान की कौम शायद भूलती नहीं है और अगर भूल गई है तो हम याद करवा देते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब की मीटिंग्स होती रही पाकिस्तान के सबसे बड़े जो ताकतवर शख्सियत है उसके साथ, और उसके बाद मुख्तलिफ बयानात आए। जब उसका भांडा फोड़ दिया गया तो इन्होंने क्या कहा था, आपको याद है ना राय साहब? इन्होंने कहा था कि कोई अगर मिलना चाहता है तो मिले और हमारी इजाजत के बगैर कोई नहीं मिलेगा, ना दिन के उजाले में और रात की तारीकी में। ये दूसरी बात ही कि कोई मिलना चाहता है, ये दूसरी तरफ से यानी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से मुतअद्दिद दफा ये बात आई कि अगर कोई मिलने की ख्वाहिश का इजहार करता है तो हम तो मिलेंगे। तो राय साहब, ये भूल कैसे जाते हैं कि रात की तारीकी में मोहम्मद जुबैर का क्या किरदार था, कौन सा चैनल इस्तेमाल किया गया, क्या पैगामात भेजे जा रहे थे, मिस कॉल्स दी जा रही थी, टेलीफोन कहा जा रहा था कि खुदारा हमारा भी उठा लो। तो आज मरियम ये इमरान खान के बारे में क्यों बात कर रही हैं? क्योंकि ये कोशिश की गई थी जिसका उन्होंने रेफरेंस दिया है, जिस तरफ वो इशारा कर रही हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की उन कोशिशों का, जिन्होंने इन तमाम लोगों को एक टेबल पर बिठाने की कोशिश की, मीडिएशन का काम, ताकि पाकिस्तान को नुकसान ना हो। और ये काम आपके मुल्क का सदर कर रहा है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठा रहा है। ऐसा नहीं था कि मोहम्मद जुबैर साहब एक इनके भी पार्टी के फर्द थे जिन्होंने ये सब काम किया। तो दोनों चीजों में तो राय साहब एक बड़ा फर्क है। देखिए आशफी साहब, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के बजाय वो कोई मियां नवाज शरीफ का नाम लेना चाह रही थी। ये कुछ स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, क्योंकि जो मोहम्मद जुबैर की मुलाकात हुई थी, मैंने उस वक्त भी अपने जराए से खबर दी थी कि मरियम नवाज ने और मियां नवाज शरीफ ने इनिशियली ये इनकार किया था कि मोहम्मद जुबैर हमें बताए बगैर मिले। लेकिन हाशमी साहब, हमने अपने जराए से ये साबित किया था कि मोहम्मद जुबैर ने ट्रैवल किया था लाहौर, जाती उम्रा में उनकी मरियम नवाज से मुलाकात हुई थी। पूरा उनका जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो हमने निकाल के सामने रखी थी और बताया था कि मोहम्मद जुबैर जाती उम्रा गए थे, मरियम नवाज से मुलाकात की, मरियम नवाज से उन्होंने हदायत ली और जाती उम्रा में फिर मियां नवाज शरीफ से उनकी फोन कॉल पर व्हाट्सएप पर बात हुई थी और मियां नवाज शरीफ से इकट्ठी, आप ये कह लें कि मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ और मोहम्मद जुबैर की बात हुई थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उस वक्त के DGISI जनरल फैज हमीद के सामने क्या मौकफ जाकर रखना है। अब हाशमी साहब, ये तो उस वक्त मुकर गए थे, ये तो मुकर गए थे कि मोहम्मद जुबैर ने जाकर मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के लिए डील नहीं मांगी। लेकिन जो आपके DGISPR हैं, जनरल बाबर इफ्तिखार, ये भी उस वक्त DGISPR थे। तो इनको उस वक्त स्क्रीन पर आना पड़ा था ARY न्यूज चैनल पर। जनरल बाबर इफ्तिखार को एक बीपर में यह बताना पड़ा था, जब ये झूठ की फैक्ट्री मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ ने खोली थी, कि मोहम्मद जुबैर को डील मांगने नहीं गए थे। तो जनरल बाबर इफ्तिखार को खुद ARY पर आकर ये क्लियर करना पड़ा था और ये अल्फाज बोलने पड़े थे कि मोहम्मद जुबैर ने आके कहा कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत का क्या बनेगा,
इनकी नाअहली खत्म करवाने में आप हमारी मदद करें, यानी जनाब बाजवा और जनाब फैज हमीद। और एक डील के मुतल्लिक बात की गई थी और फिर जनाब बाबर इफ्तिखार ने यह बताया था कि मोहम्मद जुबैर को यह कन्वे किया गया कि आपके जो पार्लिमानी मामलात हैं वो पार्लिमान ही हल कर सकती है और अदालती मामलात जो हैं वो अदालती फोरम पर आप लेकर जाएं। ये जनरल बाबर इफ्तिखार को बताना पड़ा था। तो ये छुप छुप कर मुलाकातें ये कौन कर रहा था उस वक्त? मियां नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के स्पोक्स पर्सन। अच्छा, ये तो मुलाकात हाशमी साहब मशहूर जमाना थी। अब चूंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूं तो एक और मुलाकात इस्लामाबाद क्लब में बतौर साफी मेरे पास ये मुसद्दका खबर थी उस वक्त भी, शायद हमारे बहुत से व्यूअर्स को नहीं पता होगा। इस्लामाबाद क्लब जो रावल डैम रोड पे वाक़े है, यहाँ पे जनाब बाजवा अपनी फैमिली के साथ ब्रंच करने के लिए जब आए तो इस ब्रंच के मुतल्लिक मोहम्मद जुबैर को पता चला कि यहाँ पर जनाब बाजवा अपनी फैमिली के साथ ब्रंच करने के लिए आए हैं। तो मोहम्मद जुबैर वहाँ पर पहुँच गए इस्लामाबाद क्लब में और उन्होंने वहाँ पर जनाब बाजवा को अप्रोच किया, जनाब बाजवा से बातचीत करने की कोशिश की और इशू वही था कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक बात की जाए। लेकिन उस वक्त जराए ने बताया कि जो जनाब बाजवा का एक सिक्योरिटी हिसार था, अगरचे वो लोग सिविल कपड़ों में थे, तो मोहम्मद जुबैर को एक्सेस उस वक्त नहीं दी गई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक। यानी ये इतने डेस्परेट थे कि इनको जनाब बाजवा इस्लामाबाद क्लब में इनको पता चला कि वो आए हैं, तो ये भागे भागे वहां पहुंच गए उनके टेबल के ऊपर मोहम्मद जुबैर। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये कितने डेस्परेट थे कि जनाब बाजवा के हम पैर पकड़े हैं, उनके बूट पॉलिश करें, DGISI के बूट पॉलिश करें और किसी तरीके से डील लें। तो शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से बूट पॉलिश किए, उसके बाद मरियम नवाज से जब सवाल किया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक, तो मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि हम इन पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे, तो क्या आप उस मौक़िफ़ पर कायम हैं? तो मरियम नवाज ने इंतहाई ढिठाई के साथ वो एक कहका लगाया और कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी ये उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हमारी कोई डील हुई है और हमारा मौक़िफ़ जो है वो वोट को इज्जत दो का नाम नेहाद बयानिया, वो सिविल बालादस्ती का नाम नेहाद बयानिया, वो पूरा बयानिया तब्दील हो गया है। तो मुसलसल शहबाज शरीफ बैकडोर राब्ते करते रहे, हम उन बैकडोर राब्तों की निशानदेही करते रहे। हमारे जो PTI के दोस्त हैं बहुत जज्बाती थे उस वक्त, बहुत नाराज होते थे कि आप क्यों हर रोज ये खबर देते हैं कि शहबाज शरीफ की रावलपिंडी यात्रा हुई है और रावलपिंडी में जाके उनकी मुलाकात हुई है। इस तरह की कोई मुलाकातें नहीं हो रही। लेकिन जाहिर है कि सहाफ़ी के पास जब जराए से खबर आती है तो सहाफ़ी फिर वो खबर नहीं, किसी को ये हकीकत पसंद नहीं होते बाज दफा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इन्हें जज्बाती नहीं होना चाहिए, हकीकत पसंद होना चाहिए और जो है सब्र से जरा तहम्मुल से काम लेना चाहिए। PTI वालों में बहुत ज्यादा ऐसे हैं एलिमेंट्स। ये नून लीग भी और तमाम जो सियासी जमातों के जो सपोर्टर हैं या उनके चाहने वाले हैं, वो ये चाहते हैं कि सहाफ़ी उनकी ऐसी खबर दे जिससे उनका दिल खुश हो जाए या उनकी मर्जी की खबर दे। ऐसा नहीं हो सकता। सहाफ़ी जो हकायक लेके आता है वो कभी किसी के लिए तल्ख हो सकते हैं, कभी दूसरे फरीक के लिए तल्ख हो सकते हैं। और जब इस तरह की साजिशों के मुतल्लिक हकायक पर मबनी आप रिपोर्ट सामने लेके आते हैं तो उससे इन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए चांसेस भी मिलते हैं किसी भी जमात को। यानी ये कि ये साजिश ही है कि शहबाज शरीफ जब जाके पिंडी में मिल रहे थे तो उस वक्त 3-4 मैंने वीलॉग किए, बहुत PTI के लोग नाराज हुए, लेकिन अल्टीमेटली हम सबको पता था कि क्या बिहाइंड द डोर वो क्या कुछ हो रहा है, सबको पता था कि क्या हो रहा है। तो उस वक्त PTI के लोग कहते थे कि नहीं, हुकूमत कभी भी नहीं गिर सकती, एक पेज कायम है। तो हमें पता था कि वो एक पेज अब एक पेज नहीं रहा, तो पेज फटा भी और फिर हुकूमत भी गिरी और सब कुछ हुआ और अब केसेस बन रहे हैं खान साहब और उनकी जमात के ऊपर। जी बिल्कुल। तो मरियम नवाज जो हैं वो पहले अपनी जरा पार्टी और अपनी पार्टी की पॉलिसी और मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी देख लें। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 4-5 हफ्ते पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ एक गैदरिंग में हम 3-4 सहाफ़ी बैठे हुए थे इस्लामाबाद में। तो पीपल्स पार्टी के जो मरकजी रहनुमा थे उन्होंने ये अल्फाज बोले कि जितना बड़ा यू टर्न मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ ने लिया है इसके ऊपर हमारी पूरी क़यादत हैरान परेशान है। वो कहते हैं कि हम तो इस हद तक गए ही नहीं थे, यानी पीपल्स पार्टी तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इस हद तक गए ही नहीं थे, लेकिन ये जो इनकलाबी और जज्बाती इनकलाबी और बड़े अपनी जानिब से नेल्सन मंडेला बने हुए थे नवाज शरीफ,
तो वो ठट्ठे लगा के हंस रहे थे कि ये कितने बड़े ड्रामाबाज हैं, ये इनकी जो अपनी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं के एक गैदरिंग के अंदर हम 3-4 साफी मौजूद थे, तो वो भी मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ का मजाक उड़ा रहे थे। और एक और बात उन्होंने मुझे और 3-4 साफियों को बताई। उन्होंने कहा कि जब आसिफ अली जरदारी ने कहा था तो मरियम नवाज बड़ी नाराज हुई थी। जब मियां नवाज शरीफ ने कहा कि या तो GHQ पर जाकर धरना दें या फिर इस्तीफे दें पार्लियामेंट से, तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब आप पाकिस्तान आए, आपकी क्यादत में हम जाकर GHQ में पर जाकर धरना देंगे या आपकी क्यादत में जाकर स्पीकर को इस्तीफे देंगे, स्पीकर कौमी असेंबली को, असद कैसर को। तो उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी को पता था कि इनको जहां बूट पॉलिश करने का मौका मिलेगा ये बूट पॉलिश करके इक़्तिदार में आ जाएंगे और हम मुफ्त में मारे जाएंगे GHQ पर धरना देकर। उन्हें पता था कि मियां नवाज शरीफ हर वक्त डील की तलाश में रहते हैं। तो यही बात उन्होंने उस महफिल में भी दोहराई कि इसी वजह से आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त मियां नवाज शरीफ को यह कहा था कि आप आए, आपकी क्यादत में हम जाके GHQ में धरना देंगे। तो हाशमी साहब, ना ये मुस्लिम लीग नून का कोई नजरिया है, ये गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेलते रहते हैं, लेकिन असल में तो जो मायूसी हुई है लोगों को वो ये हुई है, जो खान साहब भी जिक्र करते हैं कि कोई सोच नहीं सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एस्टैब्लिशमेंट इनको दोबारा से मुल्क पर मुसल्लत होने देगी। ये खान साहब भी कहते हैं कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि एस्टैब्लिशमेंट के पास तो इनकी तमाम करप्शन की फाइल्स हैं। एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि 30 साल के अंदर इन्होंने लूट खसूट की। जनरल बाजवा ने इकॉनमी की बर्बादी का जिम्मेदार इसहाक डार को करार दिया, लेकिन उसके बावजूद इनको मुसल्लत होने दिया गया। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बड़ी मायूसी है। राज साहब, मैं चाहूंगा कि इस पे भी कमेंट कर दें जो उन्होंने कहा है ना कि इमरान खान NRO की तलाश में है। राज साहब, इस मुल्क के अंदर बाकायदा नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर आया, बाज लोगों को शायद नहीं पता, हम बता देते हैं, और ये मुशर्रफ साहब लेकर आए, बाकायदा कागजों के ऊपर ये आया, और किस तरह लोगों को रिलीफ मिला। इमरान खान को तो कोई NRO नहीं दिया गया, या NRO की तलाश में खान साहब तो नहीं है। और फिर ये जो दूसरा NRO जो लिखा हुआ नहीं है लेकिन NRO मिल गया, मरियम, इसहाक डार, हमजा शहबाज शरीफ, इनके बाकी खानदान के लोग, और आहिस्ता आहिस्ता अब ये पूरे का पूरा हाउस ऑफ शरीफ साफ हो जाएगा, जरदारी हाउस जो है वो साफ हो जाएगा। सब लोगों को जो है वो दोबारा से एक नई शक्ल में जो है पाकिस्तान की सियासत में दोबारा झोंक दिया जाएगा कि जनाब ये हैं आपके कौम के लीडर जो आपके मसीहा बनकर सामने दोबारा आ गए। देखें हाशमी साहब, NRO तो ये खुद अभी तक इमरान खान साहब से मांग रहे हैं। यानी इमरान खान साहब NRO क्यों लेंगे? खान साहब अगर आज बाहर जाने का फैसला कर लें तो ये मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, इसहाक डार, ये बाजमात ये सजदे में गिर जाएंगे और शुक्र करेंगे कि इमरान खान साहब से जान छूटी है और बाहर चले गए। इमरान खान साहब का नाम कोई ECL में नहीं है, इमरान खान साहब को बाहर जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन खान साहब बावजूद इसके कि उनके ऊपर जाली केसेस बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया, उसके बावजूद वो किसी भी सूरत बाहर नहीं जाना चाहते। वो मियां नवाज शरीफ की तरह मुल्क से फरार नहीं होना चाहते। उसकी एक वजह यह भी है कि उनको पता है कि इस वक्त कौम की उम्मीदें उनके साथ किस किस्म की हैं। उनको यह भी पता है कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई है। तो असल में NRO मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ गिड़गिड़ा कर इमरान खान साहब से मांग रहे हैं कि खुदारा अब तो हमारा पीछा छोड़ दें, हमारी करप्शन को बेनकाब मत करें, हमारे जो करप्शन के केसेस हैं जो हम डील लेके खत्म करवा रहे हैं इनको बार बार आप अवाम के जहनों में ताज़ा ना करें। और दूसरा, NRO की जरूरत है शहबाज शरीफ एंड कंपनी और PDM को, क्योंकि इनको पता है कि जिस वक्त भी इलेक्शन हुआ, पंजाब के इलेक्शन के नतायज जो अभी लेटेस्ट सर्वेज आए हैं कि जिस वक्त भी इलेक्शन होगा खान साहब 3/4 अक्सरियत के साथ आ जाएंगे। तो NRO इस वक्त किसको चाहिए, किसको दरकार है? NRO तो चाहिए PDM को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, इनको NRO चाहिए। इसी वजह से तो ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। लेकिन खान साहब, एक तो आप ये कह लें कि हुकूमत में तो थे ही थे, जब अब अपोजिशन में भी होते हुए इनको NRO देने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब को पता है कि आज अगर वो अपना मौकफ थोड़ा सा नरम कर लें, इनकी करप्शन के मुतल्लिक बात ना करें, इनकी डील्स के मुतल्लिक बात ना करें, जिस साजिश के जरिए खान साहब की हुकूमत गिराई गई उस साजिश के मुतल्लिक बात ना करें, एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक बात ना करें, तो खान साहब के लिए बहुत आसानियां पैदा हो जाएंगी। खान साहब पर ये जो जाली मुकदमात कायम किए जा रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे। खान साहब
को नायल करने का जो ऑपरेशन शुरू किया गया ये खत्म हो जाएगा। खान साहब को जेल में डालने का जो मंसूबा बनाया गया और खुदा न खास्ता उनकी जान लेने का जो मंसूबा बनाया गया, ये तमाम मंसूबे तातुल का शिकार हो जाएंगे अगर खान साहब अपने मौक़िफ़ में नरमी कर लें। लेकिन खान साहब किसी भी कुव्वत को, किसी सियासी जमात को एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त सिर्फ खान साहब इस पोजीशन में हैं कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो उनसे एनआरओ मांग रही है कि हमारे ऊपर हाथ होला करें इंतखाबी मैदान में, सियासी मैदान में, और ये जो करप्शन का एक आपने नैरेटिव बनाया है जो अब हर पाकिस्तानी में इतना शऊर आ गया और उनको पता लग गया है कि किस तरीके से जरदारी खानदान ने और शरीफ खानदान ने हमारी नस्लों को लूटा है। तो एनआरओ तो इस वक्त शरीफ खानदान और जरदारी खानदान जो है वो खान साहब से मांग रहा है। राज साहब, चूंकि वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं चाहूंगा कि ये जाते जाते हम इस पर भी बात कर लें कि दादा के एहसासों को नवाज शरीफ से जोड़ने की कोशिश की गई। हुसैन नवाज का एक इंटरव्यू सामने आया और वो ये कहते हैं कि अगर जो सवालात थे उसका इन्वेस्टिगेशन का रुख जो है वो अगर मियां शरीफ की तरफ रखा जाता तो शायद आज हमारे ऊपर ये केसेस ना बनते। तफ्तीश का रुख मियां शरीफ की तरफ मोड़ा जाता तो तमाम सवालात के जवाबात मिल जाते। और 30 की दहाई में तजारत का आगाज किया और वो क़याम पाकिस्तान के वक्त कई कंपनियां कायम कर चुके थे। 32 कंपनियों का जिक्र किया गया है। राय साहब, हमने तो हमेशा से ये देखा, बरतानिया में भी और पाकिस्तान में भी कंपनियों के नाम बदले जाते हैं इसलिए कि टैक्स से बचा जा सके। आपको याद होगा एक डॉक्यूमेंट नैब के कागजों में भी मौजूद है और उसमें बताया गया कि मियां शरीफ ने कितना टैक्स अदा किया और वो आपस में मैच नहीं करता था। अगर मरियम नवाज जिस तरह कहती हैं कि वो एक अरबपति दादे की पोते हैं और इसका ताल्लुक जो है, जिस तरह हुसैन ने भी कहा कि जोड़ना जो है वो आप इसे नवाज शरीफ के साथ ना जोड़े हैं। बाप की जायदाद जो है वो औलाद को नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? ये एक बुनियादी क्वेश्चन है। और ये फिर जो हुसैन नवाज के इस इंटरव्यू की टाइमिंग और अपने आप को इन्होंने खुद से जो एनआरओ देने की कोशिश की है, राज साहब कैसे देखते हैं इस इंटरव्यू को और जो एनआरओ हुसैन नवाज ने अपने पूरे हाउस ऑफ शरीफ को दिया है? हाशमी साहब, एक तो ये इतने बेरहम और इतने बेहिस हैं कि शहबाज शरीफ से भी जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, शहबाज शरीफ पर जब जुर्म साबित हो रहा था, तो इन्होंने तमाम मामलात अपने मरहूम वालिद के ऊपर डाल दिए। अब जाहिर है कि मियां शरीफ तो मरहूम हैं, उनसे तो तहकीकात नहीं की जा सकती थी। इन्होंने कहा कि हमारे तमाम कारोबारी मामलात मियां शरीफ देखते थे, हमारे वालिद देखते थे, इसलिए हम कोई जवाब नहीं दे सकते। अब दोबारा से तमाम जो इनका फ्रॉड है, तमाम मनी लॉन्ड्रिंग, वो अब ये अपने दादा मरहूम पर डाल रहे हैं, यानी मियां शरीफ पर डाल रहे हैं। अगर आपकी 32 कंपनीज थी, अगर आपने इनहेरिट किए थे असासे, तो आप जो जेआईटी थी जिसने आपसे तहकीकात की, उसके सामने अपने असासे और अपने ज़राए आमदन क्यों नहीं बताए? चलें, जेआईटी के सामने आपने नहीं बताए, एहतसाब अदालतों में बता देते। एहतसाब अदालतों में नहीं बताए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, वहां जाकर बता देते कि जी हमारे ये ज़राए आमदन थे। चलें, उस वक्त नहीं बताया, अभी बता दें। ये तो वही लोग हैं हाशमी साहब, ये इस कदर ढिठाई के साथ कैमरों के सामने आते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि कोई इतना बड़ा झूठ इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकता है कि हुसैन नवाज के भाई हसन नवाज ये तो एक इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि ये रेंटल है हमारे फ्लैट्स। आपको याद है ना, इन्होंने कहा था कि हमारी किराए पे रहता हूं जी, तो ये तो रेंटल है, किराया पाकिस्तान से आता है। मतलब कहां कहां झूठ बोलेंगे। और फिर जब पैनामा में इनके ये कंपनीज आ गई ऑफशोर और पता लग गया फ्लैट्स की, तो फिर एक फरमाइशी प्लांटेड प्रोग्राम एक दिन पहले हुसैन नवाज ने फिर ये तस्लीम किया कि ये तो हमारे फ्लैट्स हैं। तो मतलब किस मुंह से ये इस किस्म के झूठ हर रोज दागते हैं? अभी भी वक्त है, चलें अब आप बता दें कि क्या आपके ज़राए आमदन थे उस वक्त जब आपने ये फ्लैट्स खरीदे, सामने रखें वो ज़राए, और उन दिनों के आप बताएं राय साहब ये कानून क्या टैक्स रिटर्न्स ये कानून आप पर और मुझ पे लागू होता है, ये आम पाकिस्तानी पे लागू होता है। ये हाउस ऑफ शरीफ के और रियासतें, ये जो इन्होंने शरीफिया बनाई हुई है, इसके जितने भी बासी हैं, बाशिंदे हैं, उन पर ये लागू नहीं होता। हाशमी साहब, ज्यादा अरसा ये चलेगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है। अगर कुछ हल्के, जिस तरह से ये पाकिस्तान के अंदर तासुर था कि जो आपके ताकतवर हल्के हैं जब वो किसी को सपोर्ट करते हैं तो वो जमात बड़ी मजबूत हो जाती है। आप देख लें कि इतनी सप्रेशन है इस वक्त, लेकिन उस सप्रेशन के बावजूद
लोग किस तरीके से मजबूती के साथ इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। यानी लोगों को उठाया भी जा रहा है, सहाफियों की जुबाबंदी की जा रही है, सहाफियों की गिरफ्तारियां हुई हैं, मीडिया के ऊपर सप्रेशन है। मरियम नवाज ने किस तरीके से मीडिया को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आप मरियम नवाज के खिलाफ बात करें, बिलावल भुट्टो के से सिर्फ सवाल कर लें तो आपकी मीडिया से नौकरियां चली जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि आम पब्लिक किस तरीके से इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई है। तो उसका मतलब यह है कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान का दौर, ये जो इन्होंने हमारी नस्लों को गुलाम बनाकर रखा हुआ था, ये खत्म होने वाला था। लोग अब इनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन एक ऐसी हुकूमत जो कि जब गई और उसके माजूली में यह तासुर था कि एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल थी, लेकिन उसके बावजूद तमाम रियासती इदारों की मदद के बावजूद, एक जाली पंजाब की और वफाकी हुकूमत के बावजूद, इलेक्शन कमीशन की मिली भगत के बावजूद खान साहब ने इलेक्शन क्लीन स्वीप कर लिया। तो इसका मतलब है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है, आप टेक्नोलॉजी के सामने नहीं ठहर सकते। कोई पुलिस, कोई फौज, कोई इलेक्शन कमीशन, कोई सियासी जमात, कोई बड़े से बड़ा झूठा नैरेटिव टेक्नोलॉजी के सामने नहीं ठहर सकता। तो इसलिए शरीफ खानदान और जरदारी खानदान पाकिस्तानी अवाम के लिए नाकाबिले कबूल हो चुके हैं। लोगों में अवेयरनेस आ रही है। ये कोई बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है कि जितनी मर्जी कोई ताकत हो वो इनको सपोर्ट कर रही हो। अवाम के लिए ये किसी सूरत काबिले कबूल नहीं है। बहुत शुक्रिया ऐसा व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद। अल्लाह ने के बाद।